इन 7 शरीरों के संबंध में थोड़ा समझेंगे तो फिर कुंडलिनी की बात पूरी तरह समझ में आ सकती। पहले 7 वर्ष में भौतिक शरीर ही निर्मित होता है। जीवन के पहले 7 वर्ष में भौतिक शरीर ही निर्मित होता है। बाकी सारे शरीर बीज रूप होते हैं, उनके विकास की संभावना होती है, लेकिन वे विकसित उपलब्ध नहीं होते। पहले 7 वर्ष इसलिए इमिटेशन, अनुकरण के ही वर्ष है। पहले 7 वर्षों में कोई बुद्धि, कोई भावना, कोई कामना विकसित नहीं होती। विकसित होता है सिर्फ भौतिक शरीर। कुछ लोग 7 वर्ष से ज्यादा कभी आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ लोग सिर्फ भौतिक शरीर ही रह जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और पशु में कोई अंतर नहीं होगा। पशु के पास भी सिर्फ भौतिक शरीर ही होता है, दूसरे शरीर अविकसित होते हैं। दूसरे 7 वर्ष में भाव शरीर का विकास होता है या आकाश शरीर का। इसलिए दूसरे 7 वर्ष व्यक्ति के भाव जगत के विकास के वर्ष। 14 वर्ष की उम्र में इसलिए सेक्स मैच्योरिटी उपलब्ध होती है। वो भाव का बहुत प्रकार है। कुछ लोग 14 वर्ष के होते हैं, शरीर तो वो बढ़ती जाती है, लेकिन उनके पास दोनों से तीसरे 7 वर्षों में सूक्ष्म शरीर 21 वर्ष। दूसरे शरीर में भाव का विकास होता है, तीसरे शरीर में तर्क, विचार और बुद्धि का विकास। इसलिए 7 वर्ष के पहले दुनिया की कोई अदालत किसी बच्चे को सजा नहीं देगी, क्योंकि उसके पास सिर्फ भौतिक शरीर है और बच्चे के साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो एक पशु के साथ किया जाता है। उसको जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। और अगर बच्चे ने कोई पाप भी किया है, अपराध भी किया है, तो यही माना जाएगा कि किसी के अनुकरण में किया है, मूल अपराधी कोई और होगा। दूसरे शरीर के विकास के बाद 14 वर्ष एक तरह की प्रौढ़ता मिलती है, लेकिन वो प्रौढ़ता यौन प्रौढ़ता है। प्रकृति का काम उतने से पूरा हो जाता है। इसलिए पहले शरीर और दूसरे शरीर के विकास में प्रकृति पूरी सहायता देती है, लेकिन दूसरे शरीर के विकास से मनुष्य मनुष्य नहीं बन पाता। तीसरा शरीर जहां विचार, तर्क और बुद्धि विकसित होती है, वो शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता का फल है। इसलिए दुनिया के सभी मुल्क 21 वर्ष के व्यक्ति को मताधिकार देते हैं। अभी कुछ मुल्कों में संघर्ष है 18 वर्ष के बच्चों को मताधिकार मिलने का। वो संघर्ष स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य विकसित हो रहा है 7 वर्ष की सीमा कम होती जा रही है। अब तक 13 और 14 वर्ष में दुनिया में लड़कियां मासिक धर्म को उपलब्ध होती थी। अमेरिका में पिछले 30 वर्षों में ये उम्र कम होती चली गई। 11 वर्ष की लड़की भी मासिक धर्म को उपलब्ध हो जाती। 18 वर्ष का मताधिकार इसी बात की सूचना है कि मनुष्य जो काम 21 वर्ष में पूरा हो रहा था उसे अब और जल्दी पूरा करने लगा। वो 18 वर्ष में भी पूरा कर ले रहा। लेकिन साधारणतः 21 वर्ष लगते हैं तीसरे शरीर के विकास के लिए, और अधिकतम लोग तीसरे शरीर पर रुक जाते हैं, मरते दम तक उसी पर रुके रहते हैं। चौथा शरीर मनस शरीर भी विकसित नहीं हो पाता। जिसको मैं साइकिक कह रहा हूं वो चौथे शरीर की दुनिया की बात है, मनस शरीर। उसके बड़े अद्भुत और अनूठे अनुभव है। जैसे जिस व्यक्ति की बुद्धि विकसित न हुई हो वो गणित में कोई आनंद नहीं ले सकता, वैसे गणित का अपना आनंद है। कोई आइंस्टीन उसमें उतना ही रसमुक्त होता है जितना कोई संगीतज्ञ वीणा में होता हो, कोई चित्रकार रंग में होता हो। आइंस्टीन के लिए गणित कोई काम नहीं है, खेल है, और उसके लिए बुद्धि का उतना विकास चाहिए कि वो गणित को खेल बना सके।
जो शरीर हमारा विकसित होता है उस शरीर के अनंत अनंत आयाम हमारे लिए खुल जाते हैं। जिसका भाव शरीर विकसित नहीं हुआ, जो 7 वर्ष पर ही रुक गया है, उसके जीवन का रस खाने पीने पर समाप्त हो जाएगा। जिस कौम में पहले शरीर के लोग ज्यादा मात्रा में हैं, उसकी जीभ के अतिरिक्त कोई संस्कृति नहीं होगी। जिस कौम में अधिक लोग दूसरे शरीर के हैं, वो कौम सेक्स सेंटर्ड हो जाएगी। उसका सारा व्यक्तित्व, उसकी कविता, उसका संगीत, उसकी फिल्म, उसका नाटक, उसके चित्र, उसके मकान, उसकी गाड़ियां, सब किसी अर्थों में सेक्स सेंट्रिक हो जाएंगे। वो सब वासना से भर जाएंगे। जिस सभ्यता में तीसरे शरीर का विकास हो पाएगा ठीक से, वो सभ्यता अत्यंत बौद्धिक चिंतन और विचार से भर जाएगी। जब भी किसी कौम या समाज की जिंदगी में तीसरे शरीर का विकास महत्वपूर्ण हो जाता है, तो बड़ी वैचारिक क्रांतियां घटित होती। बुद्ध और महावीर के वक्त में बिहार ऐसी ही हालत में था कि उसके पास तीसरी क्षमता को उपलब्ध बहुत बड़ा समूह था। इसलिए बुद्ध और महावीर की हैसियत के 8 आदमी बिहार के छोटे से दिनों में पैदा हुए, छोटे से इलाके में, और हजारों प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए। सुकरात और प्लेटो के वक्त यूनान की ऐसी ही हालत थी। कन्फ्यूशियस और लाओत्से के समय चीन की ऐसी हालत थी। और बड़े मजे की बात है कि ये सारे महान व्यक्ति 500 साल के भीतर सारी दुनिया में हुए। उस 500 साल में मनुष्य के तीसरे शरीर ने बड़ी ऊंचाइयां छुई। लेकिन आमतौर से तीसरे शरीर पर मनुष्य रुक जाता है। अधिक लोग 21 वर्ष के बाद कोई विकास नहीं करते। लेकिन ध्यान रहे, चौथा जो शरीर है उसके अपने अनूठे अनुभव हैं। जैसे तीसरे शरीर के हैं, दूसरे शरीर के हैं, पहले शरीर के हैं, चौथे शरीर के बड़े अनूठे अनुभव हैं। जैसे सम्मोहन, टेलीपैथी, क्लैरवायंस, ये सब चौथे शरीर की संभावनाएं हैं। आदमी बिना समय और स्थान की बाधा के दूसरे से संबंधित हो सकता है, बिना बोले दूसरे के विचार पढ़ सकता है या अपने विचार दूसरे तक पहुंचा सकता है, बिना कहे, बिना समझाए कोई बात दूसरे में प्रवेश कर सकता है और उसका बीज बना सकता है। शरीर के बाहर यात्रा कर सकता है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन, शरीर के बाहर घूम सकता है, अपने इस शरीर से अपने को अलग जान सकता है। इस चौथे शरीर की, मनुष्य शरीर की साइकिक बॉडी की बड़ी संभावनाएं हैं जो हम बिल्कुल ही विकसित नहीं कर पाते, क्योंकि इस दिशा में खतरे बहुत हैं एक, और इस दिशा में मिथ्या की बहुत संभावना है दो। क्योंकि जितनी चीजें सूक्ष्म होती चली जाती हैं, उतनी ही मिथ्या और फॉल्स संभावनाएं बढ़ती चली जाती हैं। अब एक आदमी अपने शरीर के बाहर गया या नहीं, वो सपना भी देख सकता है अपने शरीर के बाहर जाने का, जा भी सकता है, और उसके अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त और कोई गवाह नहीं होगा। इसलिए धोखे में पड़ जाने की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि दुनिया जो शुरू होती है इस शरीर से वो सब्जेक्टिव है। इसके पहले की दुनिया ऑब्जेक्टिव है। अगर मेरे हाथ में रुपया है तो आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूं, 50 लोग देख सकते हैं। ये कॉमन रियलिटी है जिसमें हम सब सहभागी हो सकते हैं और जांच हो सकती है रुपया है या नहीं। लेकिन मेरे विचारों की दुनिया में आप सहभागी नहीं हो सकते, मैं आपके विचारों की दुनिया में सहभागी नहीं हो सकता। वो निजी दुनिया शुरू हो गई। जहां से निजी दुनिया शुरू होती है वहां से खतरा शुरू होता है, क्योंकि किसी चीज की वैलिडिटी, किसी चीज की सच्चाई के सारे बाह्य नियम खत्म हो जाते हैं। इसलिए असली डिसेप्शन का जो जगत है वो चौथे शरीर से शुरू होता है। उसके पहले के सब डिसेप्शन पकड़े जा सकते हैं, उसके पहले के सब धोखे पकड़े जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि चौथे शरीर में जो धोखा दे रहा है वो जरूरी रूप से जान के दे रहा हो। बड़ा खतरा ये, वो अनजाने दे सकता है, खुद को दे सकता है, दूसरों को दे सकता है, उसे कुछ पता ही ना हो, क्योंकि चीजें इतनी बारीक और निजी हो गई हैं कि उसके खुद के पास भी कोई कसौटी नहीं है कि वो जाके जांच करे कि सच में जो हो रहा है वो हो रहा है कि वो कल्पना कर रहा है। तो ये जो चौथा शरीर है, इससे हमने मनुष्यता को बचाने की कोशिश की, और अक्सर ऐसा हुआ कि इस शरीर का जो लोग उपयोग करने वाले थे उनकी बहुत तरह की बदनामी और कंडेमनेशन हुआ।
यूरोप में हजारों स्त्रियों को जला डाला गया, विचेस कहके, डाकने कहके, क्योंकि उनके पास एक चौथे शरीर का काम था। हिंदुस्तान में सैकड़ों तांत्रिक मार डाले गए इस चौथे शरीर की वजह से, क्योंकि वे कुछ सीक्रेट्स जानते थे जो कि हमें खतरनाक मालूम पड़े। आपके मन में क्या चल रहा है वे जान सकते हैं। आपके घर में कहां क्या रखा है ये उन्हें घर के बाहर से पता हो सकता है। तो सारी दुनिया में इस चौथे शरीर को एक तरह का ब्लैक आर्ट समझ लिया गया है। एक काले जादू की दुनिया है जहां की कोई भरोसा नहीं कि क्या हो जाए। और एक बार की हमने मनुष्य को तीसरे शरीर पर रोकने की भरसक चेष्टा की कि चौथे शरीर पर खतरे थे, लेकिन खतरों के साथ उतने ही अद्भुत लाभ भी थे। तो बजाय इसके कि रोकते, जांच पड़ताल जरूरी थी कि वहां भी हम रास्ते खोज सकते हैं जांचने के। और अब वैज्ञानिक उपकरण भी हैं और समझ भी बढ़िया रास्ते खोजे जा सकते हैं। जैसे कुछ चीजों के रास्ते अभी खोजे गए। कल ही मैं देख रहा था, अभी तक ये पक्का नहीं हो पाता था कि जानवर सपने देखते हैं कि नहीं देखते, क्योंकि जब तक जानवर कहे ना तब तक कैसे पता चले। हमारा भी पता इसलिए चलता है कि हम सुबह कह सकते हैं कि हमने सपना देखा, क्योंकि जानवर नहीं कह सकता तो कैसे पता चले कि जानवर सपना देखता है या नहीं देखता। बहुत तकलीफ से लेकिन रास्ता खोज लिया गया। एक आदमी ने बंदरों पर वर्षों मेहनत की ये बात जांचने के लिए वो सपने देखते हैं कि नहीं। अब सपना बहुत निजी चौथे बाडी की बात है, बहुत निजी बात है, और उसकी जांच की उसने जो व्यवस्था की वो समझने जैसी। उसने बंदरों को फिल्म दिखानी शुरू की, पर्दे पर फिल्म दिखानी शुरू की, और जैसे ही फिल्म चलनी शुरू हो नीचे से बंदर को शाख देनी शुरू की बिजली की। और उसकी कुर्सी पर एक बटन लगा रखी जो उसको सिखा दी कि जब भी उसको शाख लगे तो बटन बंद कर दे तो शाख लगना बंद हो जाए। फिल्म शुरू हो और शाख लगे और वो बटन बंद करे, ऐसा उसका अभ्यास कराया। फिर उस कुर्सी पर उसको सो जाने दिया। जब उसका सपना चला तो उसको घबराहट हुई कि शाख में लग जाए। नींद में उसको घबराहट हुई क्योंकि वो सपना और पर्दे पर फिल्म एक ही चीज उसने तत्काल बटन दबाई। इस बटन के दबाने का बार बार प्रयोग करने तो ख्याल में आया कि उसको कभी सपना चलता तब वो बटन दबा देता फौरन। अब सपने जैसी गहरी भीतर की दुनिया की, वो भी बंदर की जो कह ना सके, बाहर से जांच का कोई उपाय खोजा जा सका। साधकों ने चौथे शरीर के भी बाहर से जांचने के उपाय खोज लिए और अब तय किया जा सकता है कि जो हुआ वो सच है या गलत, वो मिथ्या है या सही। जिस कुंडली का तुमने चौथे शरीर का अनुभव किया वो वास्तविक है या झूठ। सिर्फ साइकिक होने से झूठ नहीं होती, फॉल्स साइकिक स्थितियां भी हैं और ट्रू साइकिक स्थितियां नहीं। यानी जब मैं कहता हूं कि वो मनस की है बात, तो इसका मतलब नहीं होता कि झूठ हो गई। मनस में भी झूठ हो सकती है और मनस में भी सही हो सकती है। तुमने एक सपना देखा रात, ये सपना एक सत्य है क्योंकि ये घटा, लेकिन सुबह उठकर तुम ऐसे सपने को भी याद कर सकते हो जो तुमने देखा नहीं, लेकिन तुम कह रहे हो कि मैंने देखा, तब ये झूठ। एक आदमी सुबह उठकर कहता है कि मैं सपना देखते ही नहीं। हजारों लोग हैं जिनको ख्याल है कि वो सपने नहीं देखते, वो सपने देखते, क्योंकि सपने जांचने के बहुत उपाय हैं जिनसे पता चलता है कि वो रात भर सपने देखते, लेकिन सुबह वो कहते हैं हमने सपना देखा ही नहीं। तो वो जो कह रहे हैं बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, हालांकि उन्हें पता नहीं, असल में उनको स्मृति नहीं बचती सपने। इससे उल्टा भी हो रहा है, जो सपना तुमने कभी नहीं देखा उसकी भी तुम सुबह कल्पना कर सकते हो तुमने देखा, वो झूठ होगा। सपना कहने से कुछ झूठ नहीं हो जाता, सपने के अपने यथार्थ। झूठा सपना भी हो सकता है, सच्चा सपना भी। मेरा मतलब समझे, सच्चे का मतलब ये कि जो हुआ है सच में हुआ है, और ठीक ठीक तो सपने को तुम बता ही नहीं पाते सुबह। मुश्किल से कोई आदमी है जो सपने की ठीक रिपोर्ट कर सके। इसलिए पुरानी दुनिया में जो आदमी अपने सपने की ठीक ठीक रिपोर्ट कर सकता था उसकी बड़ी कीमत हो जाती। उसकी बड़ी कठिनाइयां हैं सपने की रिपोर्ट ठीक से देने की। बड़ी कठिनाई तो यह है कि जब तुम सपना देखते हो तब उसका सीक्वेंस अलग होता है, और जब याद करते हो तब उल्टा होता है। फिल्म की तरह जब हम फिल्म देखते हैं तो शुरू से देखते हैं पीछे की तरफ। सपना जब आप देखते हैं नींद में तो जो घटना पहले घटी वो स्मृति में सबसे बाद में घटेगी, क्योंकि वो सबसे पीछे दबी रहेगी। जब तुम सुबह उठते हो तो सपने का आखिरी हिस्सा तुम्हारे हाथ में होता है और उससे तुम पीछे की तरफ याद करना शुरू करते हो। ये ऐसे ही उपद्रव का काम है जैसे कोई किताब को उल्टी तरफ से पढ़ना शुरू करे और सब शब्द उल्टे हो जाएं और वो डगमगा जाए। इसलिए थोड़ी दूर तक ही जा पाते हो सपने में, बाकी सब गड़बड़ हो जाए। उसे याद रखना और उसको ठीक से रिपोर्ट कर देना
बड़ी कला की बात। इसलिए हम आमतौर से गलत रिपोर्ट करते हैं, जो हमने नहीं हुआ होता वो रिपोर्ट करते हैं। बहुत कुछ खो जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ जुड़ जाता है। ये जो चौथा शरीर है, सपना इसकी ही घटना है। इस चौथे शरीर की बड़ी संभावनाएं हैं। जितनी भी योग में सिद्धियों का वर्णन है वो इस सारे चौथे शरीर की ही व्यवस्था है। और निरंतर योग ने सचेत किया है कि उनमें मत जाना। सबसे बड़ा डर यही है कि उसमें मिथ्या में जाने की बहुत उपाय है और भटक जाने की बड़ी संभावना है। और अगर वास्तविक में भी चले जाओ तो भी उसका आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। तो जब मैंने कहा कि कुंडलनी साइकिक है, तो मेरा मतलब यह था कि वो इस चौथे शरीर की घटना है वस्तुतः। इसलिए फिजियोलॉजिस्ट तुम्हारे इस शरीर को जब खोजने जाएगा तो उसमें कोई कुंडली नहीं पाएगा। तो तुम सारी दुनिया के सर्जन डॉक्टर कहेंगे कि कहां की फिजूल की बातें कर रहा है, कुंडली जैसी कोई चीज इस शरीर में नहीं, तुम्हारे चक्र शरीर में कहीं भी नहीं। वो चौथे शरीर की व्यवस्था है, वो चौथा शरीर, लेकिन सूक्ष्म उसे पकड़ा नहीं जा सकता। पकड़ में तो यही शरीर आता है, लेकिन उस शरीर और इस शरीर के तालमेल पड़ते हुए स्थान है। जैसे कि हम 7 कागज रख लें और एक अल्पीन 7 कागज में डाल दें और एक छेद 7 कागज में एक जगह पर हो जाए। अब समझ लो कि पहले कागज पर छेद विदा हो गया, नहीं, फिर भी दूसरे कागज पर, तीसरे कागज पर जहां छेद है उससे करस्पॉन्ड करने वाला स्थान पहले कागज पर भी है, छेद तो नहीं, इसलिए पहले कागज की जांच में वो छेद नहीं मिलेगा। लेकिन पहले कागज पर भी करस्पॉन्डिंग कोई बिंदु है जिसको अगर हाथ रखा जाए तो वो तीसरे चौथे कागज पर जो बिंदु है उसी जगह पर होगा। तो इस शरीर में जो चक्र है, कुंडलनी है, जो बात है, वो इस शरीर की नहीं, वो इस शरीर में सिर्फ करस्पॉन्डिंग बिंदुओं की है। और इसलिए कोई शरीर शास्त्री इंकार करे तो गलत नहीं कह रहा है। वहां कोई कुंडली नहीं मिलती, कोई चक्र नहीं मिलता, वो किसी और शरीर पर है। लेकिन इस शरीर से संबंधित बिंदुओं का पता लगाया जा सकता है। कुंडलनी चौथे शरीर की घटना है, इसलिए मैंने कहा साइकिक है। और जब मैं कह रहा हूं कि ये साइकिक होना, ये मानसिक होना भी 2 तरह का हो सकता है, गलत और सही, तो मेरी बात तुम्हारे ख्याल में आ जाएगी। गलत तब होगा जब तुमने कल्पना की, क्योंकि कल्पना भी चौथे शरीर की ही स्थिति है। जानवर कल्पना नहीं कर पाते, तो जानवर का अतीत थोड़ा बहुत होता है, भविष्य बिल्कुल नहीं होता। इसलिए जानवर निश्चिंत है, क्योंकि चिंता सब भविष्य के बोध से पैदा होती है। जानवर रोज अपने आसपास किसी को मरते देखते हैं, लेकिन ये कल्पना नहीं कर पाते कि मैं मरूंगा। इसलिए मृत्यु का कोई भय जानवर को नहीं। आदमी में भी बहुत आदमी हैं जिनको ये ख्याल नहीं आता कि मैं मरूंगा। कोई ख्याल आता कोई और मरता है, कोई और मरता है, कोई और मरता है, मैं मरूंगा इसका ख्याल नहीं आता। उसका कारण सिर्फ ये है कि चौथे शरीर में कल्पना जितनी विस्तीर्ण होनी चाहिए कि दूर तक देख पाए, वो नहीं हो रहा। अब इसका मतलब यह हुआ कि कल्पना भी सही होती है और मिथ्या होती है। सही का मतलब सिर्फ यह है कि हमारी संभावना दूर तक देखने की, जो अभी नहीं है उसको देखने की संभावना कल्पना की बात है। लेकिन जो होगा ही नहीं, जो है ही नहीं, उसको भी मान लेना कि हो गया है और है, वो मिथ्या कल्पना होगी। तो कल्पना का अगर ठीक उपयोग हो तो विज्ञान पैदा हो जाता है, क्योंकि विज्ञान सिर्फ एक कल्पना है प्राथमिक रूप से। हजारों साल से आदमी सोचता है कि आकाश में उड़ेंगे। जिस आदमी ने यह सोचा है आकाश में उड़ेंगे, बड़ा कल्पनाशील रहा होगा। लेकिन अगर किसी आदमी ने यह न सोचा होता तो राइट ब्रदर्स हवाई जहाज नहीं बना सकते थे। हजारों लोगों ने कल्पना की है और सोचा है कि हवाई जहाज में उड़ेंगे, इसकी संभावना को जाहिर किया है। फिर धीरे धीरे संभावना प्रकट होती चली गई, खोज हो गई, बात हो गई। फिर हम सोच रहे हैं हजारों वर्षों से भी चांद पर पहुंचेंगे। वो कल्पना थी, उस कल्पना को जगह मिल गई, लेकिन वो कल्पना ऑथेंटिक थी, यानी वो कल्पना मिथ्या के मार्ग पर नहीं थी। वो कल्पना भी उस सत्य के मार्ग पर थी जो कल आविष्कृत हो सकता है। तो वैज्ञानिक भी कल्पना कर रहा है, पागल भी कल्पना कर रहा है। तो अगर मैं कहूं कि पागलपन भी कल्पना है और विज्ञान भी कल्पना है, तो तुम ये मत समझ लेना कि दोनों एक ही चीज है। पागल भी कल्पना कर रहा है, लेकिन वो ऐसी कल्पनाएं कर रहा है जिनका वस्तु जगत से कभी कोई तालमेल न है, न हो सकता है। वैज्ञानिक भी कल्पना कर रहा है, लेकिन ऐसी कल्पना कर रहा है जो वस्तु जगत से तालमेल रखती है, और अगर कहीं तालमेल नहीं रखती है तो तालमेल होने की संभावना है पूरी की पूरी। तो इस चौथे शरीर की जो भी संभावनाएं हैं, उनमें सदा डर है कि हम कहीं भी चूक जाएं और मिथ्या का जगत शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस चौथे शरीर में जाने के पहले सदा अच्छा है कि हम कोई अपेक्षाएं लेके ना जाएं, एक्सपेक्टेशंस ना हो, क्योंकि चौथा शरीर मनस शरीर है। जैसे कि मुझे अगर जमीन इस मकान से नीचे उतरना है, वस्तुतः
तो मुझे सीढ़ियां खोजनी पड़ेंगी, लिफ्ट खोजनी पड़ेगी। लेकिन मुझे अगर विचार में उतरना है तो लिफ्ट और सीढ़ी की कोई जरूरत नहीं, मैं यहीं बैठ के उतर जाऊंगा। तो विचार और कल्पना में खतरा यह है कि चूंकि कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ विचार करना पड़ता है, कोई भी उतर सकता है। और अगर अपेक्षाएं लेके कोई गया तो जो अपेक्षाएं लेके जाता है उन्हीं में उतर जाएगा, क्योंकि मन कहेगा कि ठीक है, कुंडली जगानी, ये जाग गई। और तुम कल्पना करने लोगों की जाग रही जाग रही जाग रही, और तुम्हारा मन कहेगा बिल्कुल जाग गई और बात खत्म हो गई, कुंडली उपलब्ध हो गई, चक्र खुल गए, ऐसा हो गया। लेकिन इसको जांचने की कोई कसौटी है, और वो कसौटी ये है कि प्रत्येक चक्र के साथ तुम्हारे व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन की तुम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो परिवर्तन वस्तु जगत का हिस्सा है। जैसे कुंडली जगे तो शराब नहीं पी जा सकती, असंभव है, क्योंकि वो जो मनुष्य शरीर है वो सबसे पहले शराब से प्रभावित होता है, वो बहुत डेलिकेट है। इसलिए बड़ी हैरानी की बात जानते होगी कि अगर स्त्री शराब पी ले और पुरुष शराब पी ले, तो पुरुष शराब पी के इतना खतरनाक कभी नहीं होता जितनी स्त्री शराब पी के खतरनाक होती। उसका मनुष्य शरीर और भी डेलिकेट है। अगर एक पुरुष और एक स्त्री को शराब पिलाई जाए तो पुरुष शराब पी के इतना खतरनाक कभी नहीं होता जितना स्त्री हो जाए। स्त्री तो इतनी खतरनाक सिद्ध हो शराब पी के होती जिसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल। उसके पास और भी डेलिकेट मेंटल बॉडी जो इतनी शीघ्रता से प्रभावित होती है कि फिर उसके बस के बाहर होता है। इसलिए स्त्रियों ने आमतौर से नशे से बचने की व्यवस्था कर रखी, पुरुष की बजाय ज्यादा। इस मामले में उन्होंने समानता का दावा अब तक नहीं किया था, लेकिन अब वो कर रही। वो खतरनाक होगा। जिस दिन भी वो इस मामले में समानता का दावा करेंगे, उस दिन पुरुष के नशे करने से जो नुकसान नहीं हुआ वो स्त्री के नशे करने से होगा। ये जो चौथा शरीर है, इसमें सच में ही कुंडलिनी जगी है। ये तुम्हारे कहने और अनुभव करने से सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो तो झूठ में भी तुम्हें अनुभव होगा और तुम कहोगे नहीं। वो तो तुम्हारा जो वस्तु जगत का व्यक्तित्व है उससे तय हो जाएगा कि वो घटना घटी है या नहीं घटी है, क्योंकि उसमें तत्काल फर्क पड़ने शुरू हो जाए। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि आचरण जो है वो कसौटी है, साधन नहीं। भीतर कुछ घटा है उसकी कसौटी है, और प्रत्येक प्रयोग के साथ कुछ बातें अनिवार्य रूप से घटना शुरू होंगी। चौथे शरीर की शक्ति के जगने के बाद किसी भी तरह का मादक द्रव्य नहीं लिया जा सकता। अगर लिया जाता है और उसमें रस है तो जानना चाहिए कि किसी मिथ्या कुंडलिनी के ख्याल में पड़ गए हो, वो नहीं संभव है। जैसे कुंडलिनी जागने के बाद हिंसा करने की वृत्ति सब तरफ से विदा हो जाए। हिंसा करना ही नहीं, हिंसा करने की वृत्ति, क्योंकि हिंसा करने की जो वृत्ति है, हिंसा करने का जो भाव है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की जो भावना और कामना है, वो तभी तक हो सकती है जब तक कि तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति नहीं जगी है। जिस दिन वो जगती है उसी दिन से तुम्हें दूसरा नहीं दिखाई पड़ता कि उसको तुम नुकसान पहुंचा सको, उसको तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और तब तुम्हें हिंसा रोकनी नहीं पड़ेगी, तुम हिंसा नहीं कर पाओगे। और अगर तब भी रोकनी पड़ रही हो तो जानना चाहिए कि वो जगी नहीं। अगर तुम्हें अब भी संयम रखना पड़ता हो हिंसा पर, तो समझना चाहिए कि कुंडलिनी नहीं जगी। अगर आंख खुल जाने पर भी तुम लकड़ी से टटोल के चलते हो तो समझ लेना चाहिए आंख नहीं खुली है। भला तुम कितनी कहते हो कि आंख खुल गई, क्योंकि तुम अभी लकड़ी नहीं छोड़ते हो, तुम टटोलना भी जारी रखे हुए हो, टटोलना भी बंद नहीं करते। तो साफ समझा जा सकता है। हमें पता नहीं कि तुम्हारी आंख खुली है कि नहीं खुली, लेकिन तुम्हारी लकड़ी और तुम्हारा टटोलना और डर के तुम्हारा चलना बताता है कि आंख नहीं खुली। चरित्र में आमूल परिवर्तन होगा और सारे नियम जो कहे गए हैं महाव्रत वो सहज हो जाएंगे। तो समझना कि सच में ही ऑथेंटिक साइकिक ही है, लेकिन ऑथेंटिक है और अब आगे जा सकते हो, क्योंकि ऑथेंटिक से आगे जा सकते हो। अगर झूठी है तो आगे नहीं जा सकते। और चौथा शरीर मुकाम नहीं, अभी और शरीर है। तो मैंने कहा कि चौथा शरीर कम लोगों का विकसित होता है, इसलिए दुनिया में मिरेकल्स हो रहे हैं। अगर चौथा शरीर हम सबका विकसित हो तो दुनिया में चमत्कार तत्काल बंद हो जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे कि 14 साल तक हमारा शरीर विकसित हो और हमारी बुद्धि विकसित ना हो पाए। तो एक आदमी जो हिसाब किताब लगा सकता हो बुद्धि से, गणित का हिसाब कर सकता हो, वो चमत्कार मालूम हो। ऐसा था आज से 1000 साल पहले, जब कोई कह देता था कि फला दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो वो बड़ी चमत्कार की बात थी, वो परम ज्ञानी नहीं बता सकता था। अब आज हम जानते हैं कि मशीन बता सकती। ये सिर्फ गणित का हिसाब, इसमें कोई
इसमें कोई ज्योतिष और कोई प्रोफेसी और कोई बड़े भारी ज्ञानी की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर बता सकता है, और 1 साल का नहीं, आने वाले करोड़ों साल का बता सकता है कि कब कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा। और अब तो कंप्यूटर ये भी बता सकता है कि सूरज कब ठंडा हो जाएगा, क्योंकि तो सारा हिसाब है। वो जितनी गर्मी फेंक रहा है उसकी कितनी गर्मी रोज कम होती जा रही, उसमें कितना गर्मी का भंडार है, तो वो इतने 1000 वर्ष में ठंडा हो जाएगा, एक मशीन बता देगी। लेकिन ये अब हमको चमत्कार नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम सब तीसरे शरीर को विकसित कर लिए हैं। आज से 1000 साल पहले ये बात चमत्कार की थी कि कोई आदमी बता दे कि अगली साल फला रात को ऐसा होगा कि चांद पे ग्रहण हो जाएगा। तो जब साल भर बाद ग्रहण हो जाता तो हमें मानना पड़ता कि यह आदमी अलौकिक है। अभी जो चमत्कार घट रहे हैं कि कोई आदमी ताबीज निकाल देता है, किसी आदमी की तस्वीर से रात गिर जाती है, ये सब चौथे शरीर की बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन वो हमारे पास नहीं है, तो हमारे लिए बड़ी भारी चमत्कार है। ये सारी बात ऐसी है जैसे कि एक झाड़ के नीचे तुम खड़े हो, मैं झाड़ के ऊपर बैठा हूं, मैं तुमसे कहता हूं कि घंटे भर बाद एक बैलगाड़ी इस रास्ते पर आएगी, वो मुझे दिखाई पड़ रही, मैं झाड़ के ऊपर बैठा हूं, तुम झाड़ के नीचे बैठे हो, हम दोनों बातें हो रही। मैं कहता हूं 1 घंटे बाद एक बैलगाड़ी इस झाड़ के नीचे आएगी, तुम कहते हो बड़ी चमत्कार की बातें करता है, बैलगाड़ी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। क्या आप कोई भविष्य वक्ता है? मैं नहीं मान सकता, लेकिन घंटे भर बाद बैलगाड़ी आ जाती। अब तब आपको मेरे चरण छूने पड़ते हैं कि गुरुदेव मैं नमस्कार करता हूँ, आप बड़े भविष्य वक्ता। लेकिन फर्क तो इतना है कि मैं थोड़ी ऊंचाई पर एक झाड़ पर बैठा हूँ जहां से मुझे बैलगाड़ी घंटे भर पहले वर्तमान हो गई। भविष्य की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं भी वर्तमान की बात कह रहा हूं, लेकिन आपके वर्तमान में मेरे वर्तमान में घंटे भर का फासला है, क्योंकि मैं एक ऊंचाई पर बैठा हूं। आपके लिए घंटे भर बाद वो वर्तमान बनेगा, मेरे लिए अभी वर्तमान हो गया। तो जितने गहरे शरीर पर व्यक्ति खड़ा हो जाएगा उतना ही पीछे के शरीर के लोगों के लिए चमत्कार हो जाएगा, तो उसकी सब चीजें मिरेकुलस मालूम पड़ने लगेंगी कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और हमारे पास कोई उपाय ना होगा कि कैसे हो रहा है, क्योंकि उस चौथे शरीर के नियम का हमें कोई पता नहीं है। इसलिए दुनिया में जादू चलता है, चमत्कार घटित होते हैं, वो सब चौथे शरीर के थोड़े से विकास। इसलिए जिस दुनिया से अगर चमत्कार खत्म करने हो तो लोगों को समझाने से खत्म नहीं होंगे। चमत्कार खत्म करने हो तो जैसे हम तीसरे शरीर की शिक्षा देके प्रत्येक व्यक्ति को गणित और भाषा समझने के योग बना देते हैं, उसी तरह हमें चौथे शरीर की शिक्षा भी देनी पड़ेगी और प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह की चीजों के योग बना देना होगा, तब दुनिया से चमत्कार मिलेंगे, उसके पहले नहीं मिल सकते। कोई ना कोई आदमी इसका फायदा लेता रहेगा। चौथा शरीर 28 वर्ष तक विकसित होता है, यानी 7 वर्ष फिर और, लेकिन मैंने कहा कि कम ही लोग उसको विकास करते हैं। 5वां शरीर बहुत कीमती है, जिसको अध्यात्म शरीर है, स्पिरिचुअल बॉडी कहें। वो 35 वर्ष की उम्र तक अगर ठीक से जीवन का विकास हो तो उसको विकसित हो जाना चाहिए, लेकिन वो तो बहुत दूर की बात है, चौथा शरीर ही नहीं विकसित हो पाता। इसलिए आत्मा वगैरह हमारे लिए बातचीत है, सिर्फ चर्चा है। उस शब्द के पीछे कोई कंटेंट नहीं है। जब हम कहते हैं आत्मा तो उसके पीछे कुछ नहीं होता, सिर्फ शब्द होता है। जब हम कहते हैं दीवाल तो सिर्फ शब्द नहीं होता, पीछे कंटेंट होता है। हम जानते हैं दीवाल यानी क्या। आत्मा के पीछे कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आत्मा हमारा अनुभव नहीं, वो 5वां शरीर है। और चौथे शरीर में कुंडलिनी जगे तो ही 5वें शरीर में प्रवेश हो सकता है, अन्यथा 5वें शरीर में प्रवेश नहीं हो सकता। चौथे का पता नहीं, इसलिए 5वें का पता नहीं हो पाता। और 5वां भी बहुत थोड़े से लोगों को पता हो पाता, जिसको हम आत्मवादी कहते हैं। कुछ लोग उस पर रुक जाते और वो कहते बस यात्रा पूरी हो गई, आत्मा पा लिया और सब पा लिया। यात्रा अभी भी पूरी नहीं होगी। इसलिए जो लोग इस 5वें शरीर पर रुकेंगे वो परमात्मा को इनकार कर देंगे, वो कहेंगे कोई ब्रह्म कोई परमात्मा वगैरह नहीं। जैसे जो पहले शरीर पर रुकेगा वो कह देगा कि कोई आत्मा वगैरह नहीं। एक शरीरवादी है, एक मटेरियलिस्ट, वो कहता शरीर सब कुछ है, शरीर मर जाता है, सब मर जाता है। ऐसा आत्मवादी है, वो कहता आत्मा ही सब कुछ है, इसके आगे कुछ भी नहीं, बस परम स्थिति आत्मा है। लेकिन वो 5वां शरीर ही है। 6वां शरीर ब्रह्म शरीर है, कॉस्मिक बॉडी है। जब कोई आत्मा को विकसित कर ले और उसको खोने को राजी हो तब वो 6वें शरीर में प्रवेश करे। वो 42 वर्ष की उम्र तक सहज हो जाना चाहिए। अगर दुनिया में मनुष्य जाति वैज्ञानिक ढंग से विकसित करे तो 42 वर्ष तक हो जाना चाहिए, और 7वां शरीर 49 वर्ष तक हो जाना चाहिए। वो 7वां शरीर निर्माण काया है, वो कोई शरीर नहीं, वो बॉडीलेसनेस की हालत है, वो परम, वहां शून्य ही शेष रह जाएगा, वहां ब्रह्म भी शेष नहीं, वहां कुछ भी शेष नहीं, वहां सब समाप्त हो गया। इसलिए बुद्ध से जब भी कोई पूछता है वहां क्या होगा तो वे कहते हैं जैसे दिया बुझ जाता है, फिर क्या होता है, खो जाती है ज्योति,
फिर तुम नहीं पूछते कहां गई, फिर तुम नहीं पूछते अब कहां रहती होगी, बस खो गई। निर्वाण शब्द का मतलब होता है दिए का बुझ जाना, इसलिए बुद्ध कहते हैं निर्वाण हो जाता है। 5वें शरीर तक मोक्ष की प्रतीति होगी, क्योंकि परम मुक्ति हो जाएगी, 4 शरीरों के बंधन गिर जाएंगे और आत्मा परम